तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हम शुरू करेंगे आज। और मैं आप लोगों को बता दूं इस साल की सबसे बड़ी मछली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है ना, देखो बहुत कुछ है जेन्युइनली पढ़ने के लिए, बहुत कुछ। तो आज इसके साथ आपको भी कुछ काम करना पड़ेगा, आज आपको भी कुछ सवाल निकालने पड़ेंगे। आप भी कुछ काम करोगे तभी बात बन पाएगी, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, बड़ी मछली है ये, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि मैं बता दूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा चैप्टर 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होते हैं जिसमें हम, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं और केमिकल रिएक्शन बदलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और वो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, केमिकल रिएक्शन की एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। और तीसरा पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल, मतलब सेल की कुछ बातें। तो आप लोगों को एक बात बता दूं कि पहला पार्ट है ना, पहले पार्ट में एक ऐसा केमिकल रिएक्शन लिया जाता है जो अपने आप होता है। क्यों? क्योंकि अपने आप रिएक्शन होगी तभी तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। मतलब एक रिएक्शन ले लिया जो अपने आप हो रही है, जैसे हमारी घड़ी में लगा हुआ बैटरी, बैटरी क्या कर रहा है, उसमें एक रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन में से क्या हो रहा है, रिएक्शन अपने आप हो रही है, इसका मतलब हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। तो रिएक्शन अपने आप हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ली गई है जिसका डेल्टा जी नेगेटिव है। मैं अलग एंगल से चीजों को समझाने का मेरा टारगेट है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हम अपने सिर्फ 2025 के एग्जाम को अपना टारगेट बना के मैं काम कर रहा हूँ। तो अलग अंदाज से चीजों को करा रहा हूँ, आप लोग उसी प्लीज अंदाज से चीजों को अच्छी तरह से देखिए। दूसरा वाला जो सेल है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम दे रहे हैं और उसको वो केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट कर रहा है। सो व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वी नीड, हमें कैसी केमिकल रिएक्शन चाहिए भैया? ऐसी केमिकल रिएक्शन जो अपने आप ना हो, क्योंकि अगर अपने आप हो ही रही है तो तुम इलेक्ट्रिसिटी देकर टाइम पास क्यों करोगे उसे करवाने के लिए। तो अपने आप नहीं हो रही है, मतलब यहाँ पे वो रिएक्शन लिया जाता है जिसका डेल्टा जी पॉजिटिव होता है, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, और यहां पर होता है स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, सबसे बड़ी मछली को पकड़ते हैं, इसके सबसे बड़े पार्ट को डील करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? जनरल टिपिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपके सामने है। यहां पर देखिए मेन वर्ड, कीवर्ड क्या है कि गिव्स एनर्जी ऑफ अ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब एक ऐसा सेल जिसकी गिव्स एनर्जी क्या हो, डेल्टा जी नेगेटिव हो। याद रखिएगा, और ये सेल तब तक काम करता रहेगा जब तक इसका डेल्टा जी नेगेटिव से 0 ना हो जाए। तो is converted into electrical energy which may be used for running motor, हीटर, फैन, गीजर एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा, एक स्टैंडर्ड वोल्टाइक सेल किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कब वोल्टाइक सेल बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कब गैल्वेनिक सेल बोलते हैं? जब उसमें जिंक और कॉपर का यूज होता है, पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन जिसमें जिंक और कॉपर का यूज होता है। दूसरी कंडीशन, जिंक और कॉपर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी, यूनिटी मतलब 1 मोलर होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन, ये सेल 1.1 वोल्ट पैदा करे। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उस तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टाइक सेल बोलते हैं। एक टिपिकल सेल कुछ ऐसा लगता है, ध्यान से देखिएगा, यहां होता क्या है, हो क्या रहा है, जिंक को डिप किया है हमने, Zn को डिप किया है ZnSO4 में, तो क्या होता है, एक Zn 2 प्लस बनता है, Zn यहां से Zn 2 प्लस बना। तो जैसे ही एक Zn 2 प्लस बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन भी देगा वो, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसी इलेक्ट्रोड पे वो छोड़ के आएगा, ठीक है। दूसरी जगह हमने क्या ले लिया, एक कॉपर को ले लिया। कॉपर को किस में डिप किया हमने, कॉपर सल्फेट में। तो कॉपर यूजुअली लेस रिएक्टिव मेटल है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन दिए नहीं जाएंगे, लिए जाएंगे। यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल OHC भी बोलते हैं। और एक शब्द है लोन, जिससे आप याद रख सकते हो कि लेफ्ट में हमेशा वही रखा जाता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जो एनोड होता है और जो नेगेटिव होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, OHC रखेंगे। और राइट में क्या होगा, राइट में कॉपर उल्टा करेगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर बनेगा। तो यहां पर कॉपर इलेक्ट्रॉन लेकर यहां पर डिपॉजिट होता रहेगा और उसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है।
ठीक है, सबको समझ में आ गया। Zn2+ बन रहा है, तो यहाँ पर Zn2+ बहुत सारे हो जाएंगे, इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर Cu2+, Cu बन रहा है, तो उसके छोड़े हुए SO4 2- रह जाएंगे। ठीक है, अब इस सेल को देखिए, जादू। अब इस सेल में दो तरह के कनेक्शंस करूंगा। एक, मेरे वर्ड्स को सुनिएगा, वर्ड्स को सुनने में, एक्सटर्नली दे आर कनेक्टेड विद मेटालिक वायर। एक्सटर्नल मतलब बाहर से, बाहर से इसको हमने किससे कनेक्ट किया है? मेटालिक वायर से, मेटालिक वायर से। अच्छा, मेटालिक वायर से कैसा कंडक्शन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन हो रहा है, इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। शब्दों पे जोर दिए। एक्सटर्नली हाउ हाफ सेल्स आर कनेक्टेड, कैसे जुड़े हैं ये हाफ सेल्स? एक्सटर्नली किससे जुड़े हैं? मेटालिक वायर से। इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो कर रहा है? जिंक से लेकर कॉपर की तरफ। जब इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर जा रहा है तो करंट, कन्वेंशनल करंट कहां जाएगा? कॉपर से जिंक। यहां पर ध्यान रखिएगा, गैल्वेनोमीटर का निशान हमेशा उल्टा होगा। अगर करंट यहां जा रहा है तो गैल्वेनोमीटर, सॉरी, ऐसे शो करेगा गैल्वेनोमीटर, इस तरह से। अगर करंट इधर जा रहा है तो गैल्वेनोमीटर ऐसे शो करेगा। मैं बता रहा हूं जिन बातों को, ध्यान रखिएगा, नई बातें बता रहा हूं, नए तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है ना, तो तैयारी अभी से हो रही है उसकी। तो करंट ऐसे ट्रैवल करता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जो एनोड है, एनोड, इसे कहते हैं एनोड, एनोड। कैथोड, तो करंट कहां से कहां ट्रैवल कर रहा है? कैथोड से एनोड। कन्वेंशनल करंट ट्रैवल्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कहां से? मेटालिक वायर से। किस तरह से कंडक्शन हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन हो रहा है। अंदर से ये कैसे जुड़े हैं? अंदर से जुड़े हैं लालाजी सॉल्ट ब्रिज से। सॉल्ट ब्रिज इंटरनली जोड़ रहा है। यहां क्या हो रहा है? यहां आयंस मूव कर रहे हैं, आयंस। ये SO4 यहां जा रहा है, Zn यहां जा रहा है, ये आयंस मूव कर रहे हैं। आयंस मूव कर रहे हैं तो यहां से कैसा कंडक्शन हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। पहली ही स्लाइड में देखो, ताबड़तोड़ छक्के मारे जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, मेटालिक वायर से क्या कंडक्शन हो रहा था? इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। सॉल्ट ब्रिज से कैसा कंडक्शन हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इन दोनों कंडक्शन में डिफरेंस बताओ। डिफरेंस बता रहा हूं इन दोनों कंडक्शन में, मैंने लिखा नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट, यस, ये रहा। ठीक है ना, इन दोनों में कंडक्शन में डिफरेंस। मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या डिफरेंस है? मेटालिक कंडक्शन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विदाउट डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन नहीं होता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। बेटा इसका सबसे बड़ा सबूत मैं दे रहा हूं आप लोगों के पास। यहाँ पे स्विच है, यहां से कॉपर की वायर है, और यहां पर एक बल्ब है। आप जब स्विच को ऑन करते हो तो करंट फ्लो करता है, तभी तो बल्ब जलता है। तो क्या कभी ऐसा होता है कि यहाँ की वायर पतली हो जाती है, यहाँ की वायर मोटी हो जाती है, क्योंकि करंट ऐसे बह रहा है? तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन वहां जमा हो जाएंगे, तो यहाँ की वायर मोटी हो जाएगी, यहाँ की वायर पतली नहीं। भैया, इलेक्ट्रॉनिक फ्लो में कभी भी मास डिपॉजिट नहीं होता। यहाँ मास डिपॉजिट होता है, मास ट्रैवल करता है, डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस होता है, पहला डिफरेंस। दूसरा, यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, वहां आयन का फ्लो होता है। तीसरा, जो सबसे ज्यादा है इंपॉर्टेंट, और मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ 2025, ये मेरा पहला क्वेश्चन है जिसमें मैं श्योर शॉट दाव खेल रहा हूं 2025 का, ये वाला पॉइंट। क्या? कि कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद टेम्परेचर इंक्रीज। मतलब जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो मेटालिक कंडक्शन घटता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से, बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनो, आपने पढ़ा है मेटालिक वायर के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपने ये भी पढ़ा है कि मेटालिक वायर के अंदर पॉजिटिव कर्नल्स होते हैं। जिसने नहीं पढ़ा सुन लो मेरी बात, इसके अंदर कर्नल्स होते हैं, कर्नल्स। इसके अंदर कर्नल्स होते हैं, कर्नल, पॉजिटिव कर्नल्स होते हैं। ठीक है ना, पॉजिटिव कर्नल। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का तो मोशन बढ़ता ही बढ़ता है, साथ में कर्नल का भी मोशन बढ़ता है, कर्नल का भी मोशन बढ़ता है। और कर्नल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इन्हें कर्नल कहते हैं। तो लिखा हुआ है कर्नल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, दिस कॉजेज हिंड्रेंस। इसीलिए अगर तुम बढ़ाते हो तुम लोग टेम्परेचर, तो मेटालिक कंडक्शन घटता है, और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन बढ़ता है। इस बात का ध्यान कर लीजिए। इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकता है? मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं। मेरा एक सेटअप है, अपना पर्सनल सेटअप। वो क्या है
कि मान लीजिए 40 डिग्री है और टेम्परेचर है 80 डिग्री, 40 डिग्री पे Ag वायर है और 80 डिग्री पर Ag वायर है, कौन ज्यादा कंडक्शन करेगा? और दूसरा क्वेश्चन है 40 डिग्री पे 0.1 मोलर KCl है और 80 डिग्री पर 0.1 मोलर KCl है, किसका कंडक्शन ज्यादा होगा? अगर मैं यहां पर करता हूं तो यहां पर ज्यादा टेम्परेचर का मतलब है कंडक्शन कम, तो कंडक्शन किसका होगा? कम टेम्परेचर वाले का। यहां पर KCl कह रहा है, KCl मतलब K प्लस Cl माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन नहीं होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्शन होगा, यहाँ पर आयन का कंडक्शन होगा, और यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा तो कंडक्शन ज्यादा। यहाँ पर इसका नहीं होगा, यहाँ पर इसका नहीं होगा। ये मुझे लग रहा भैया पहला क्वेश्चन है जो सपाट यहाँ से बन रहा है। इसके बाद तो बेकार की बातें हैं। बेकार की बातें क्या है? रेजिस्टेंस ऑफर होता है यहाँ पर कर्नल की वजह से, यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफर होता है इंट्रायनिक इंट्रैक्शन की वजह से, यहाँ पे फिजिकल चेंज होता है, यहाँ पर फिजिकल केमिकल दोनों चेंज होते हैं, यहाँ पे नो मूवमेंट ऑफ मैटर होता है, ये पहला पॉइंट सेम है, यहाँ पर मूवमेंट ऑफ मैटर होता है, यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स आप लोग ध्यान कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद वापस आ जाते हैं बॉस अपने टारगेट पर, और वापस आ जाते हैं ये वाला पूरा मामला क्लीन चिट डन। इंटरनल कनेक्शन कहां से हो रहा है, एक्सटर्नल कनेक्शन कहां से हो रहा है, मैंने बता दिया। आता है दूसरा छक्का मारने का। ये मेरा दूसरा 2025 का दाव खेल रहा हूं मैं। यहाँ पर दूसरा सटीक क्वेश्चन जो मुझे आप बोल रहे हैं सर एक चीज बता दो, जो आएगा ही आएगा। ये पिछली बार जब हमारे बोर्ड के एग्जाम हुए थे, बोर्ड के एग्जाम से पहले मैंने ऐसा ही वन शॉट लिया था, और उधर भी मैंने कहा था ये क्वेश्चन आएगा, और सेम क्वेश्चन आया था अगले ही दिन। बस अंतर ये था वो पेपर के एक दिन पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करा रहा था, ठीक है ना, कल पेपर था, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टर्न लास्ट में आया था। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले करा रहा हूँ, इस बार बता रहा हूँ दोबारा आएगा। केमिस्ट्री की एक बहुत सुंदर बात बता रहा हूं, केमिस्ट्री में क्वेश्चंस कंसेक्यूटिवली रिपीट हो जाते हैं, मतलब आज इस साल आया अगले साल फिर आ जाता है। तो ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो इस साल फिर से आने के चांसेस है। आप लोगों की एनसीईआरटी के डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, ध्यान से मेरी बात को समझिए, ध्यान से समझिए। यहाँ पर 3 डायग्राम है, 3 डायग्राम। पहले डायग्राम पे हमें ना कुछ नहीं, आधा बच्चा समझ ही नहीं पाता इसको, डायग्राम को। हमें ना सिर्फ एक चीज देखनी है, गैल्वेनोमीटर को, सिर्फ गैल्वेनोमीटर को देख। वो पेपर में ना करंट लिखा हुआ नहीं देगा, चार्ज लिखा हुआ कुछ नहीं देगा, ये सब कुछ नहीं देगा, ये सब कुछ नहीं देगा, और ये भी नहीं देगा। सबसे बड़ी बात है सिर्फ गैल्वेनोमीटर का निशान। गैल्वेनोमीटर का निशान भाई साहब है ऐसा। ओ भाई मैंने दिमाग में बैठा लिया, सर करंट ट्रैवल कर रहा है ऐसे, करंट ऐसे ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब सब कुछ ठीक है। अभी मैंने समझाया करंट ऐसे ही ट्रैवल करता है, करंट हमेशा इसी डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, मैंने अभी भी समझाया, तो इसका मतलब सर सब कुछ ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अगर गैल्वेनोमीटर का निशान ऐसे आया है तो सर ये एक नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल मतलब यहाँ पर ये नॉर्मल सेल की तरह काम कर रहा है, नॉर्मल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम कर रहा है, रिएक्शन हो रही है, और रिएक्शन के बदले में मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। इसका मतलब ये जो देख रहे हैं ना, ये चीज सेल को दिखाती है। इसका मतलब यहाँ पर एक्सटर्नल सेल लगाया हुआ है इसने, पर ये एक्सटर्नल सेल कुछ काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये सेल नॉर्मल काम कर रहा है। सेल नॉर्मल काम कर रहा है, इसका मतलब जो तुमने अब ये वाला काम आया, इसका मतलब जो भी तुम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो 1.1 वोल्ट से कम दे रहे हो। क्यों? क्योंकि सेल खुद कितनी वोल्टेज पैदा करता है, 1.1, मैंने पीछे बताया अभी 1.1 वोल्ट पैदा करता है, और जो भी तुम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो 1.1 वोल्ट से कम दे रहे हो, इसलिए उस सेल को जास्ती फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उस सेल को, वो सेल मस्त होके अपना जैसा नॉर्मल काम कर रहा है वैसे करता है। अब आ जाते हैं सेकंड फिगर पर। सर इस फिगर से क्या दर्शा रहा है? अरे भैया ये तो सीधे हो गया सर, इसका मतलब सर सीधे का मतलब है नो करंट, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी करंट नहीं फैल रहा सर। बस यहीं पर आप समझ गए। इसका मतलब सर आपने ना बाहर वाला इलेक्ट्रिसिटी इतना दे दिया जो अंदर वाले को बिल्कुल अपोज कर रहा है, अंदर वाले की तरह ही है, और इसलिए काम बंद हो गया सर। इसका मतलब सिर्फ इसको देखकर तुम 4 ऑप्शन में से इस ऑप्शन को कर दोगे करेक्ट। एक फोटो बनी आएगी, ये बनाएगा और कहेगा 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है, तो ये ऑप्शन आएगा करेक्ट, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा
तो ऐसा होगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर ऐसा होगा तो ही ऐसा होगा, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इधर अगर ऐसा होगा, मैंने बताया अगर इधर की तरफ मूव कर रहा है तो उसका मतलब सेल नॉर्मल वर्क कर रहा है, इसका मतलब जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी बाहर से दे रहे हो वो सेल की प्रोड्यूस की हुई इलेक्ट्रिसिटी से कम है, वो 1.1 वोल्ट से कम है। परंतु अब आता है भैया कहानी में तीसरा और अंतिम शरण, ड्रैगन। इधर सर ये हो गया, सर ये क्या हो गया सर, याद करना मैंने आपको बताया है गैल्वेनोमीटर हमेशा करंट से उल्टी डायरेक्शन में दौड़ता है। सर सर ऐसा आ गया, अरे वाह ये ऐसा आ गया, इसका मतलब सर करंट अब ऐसे ट्रैवल कर रहा है। सर ऐसा ट्रैवल कर रहा है ना करंट, सर नॉर्मल सेल में करंट कैसे ट्रैवल करता है, ऐसे। सर ये तो उल्टा हो गया सर, उल्टा मतलब अब वो सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रहा ही नहीं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का उल्टा कौन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसका मतलब सर यहाँ पर ये सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम कर रहा है, और यहाँ क्यों कर रहा है, ये है इसका रीजन, क्योंकि जो तुम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो सर वो 1.1 वोल्ट से अधिक है, 1.1 वोल्ट से अधिक है। सर वो सेल जितनी बिजली पैदा कर रहा था ना, आपने उससे ज्यादा बिजली दे दी, आपने उससे ज्यादा बिजली दे दी, तो वो सेल उल्टा काम करेगा सर, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह नहीं काम कर रहा। इलेक्ट्रॉन उल्टा फ्लो कर रहे हैं, कॉपर से जिंक कर रहे हैं, जो होना चाहिए था जिंक टू कॉपर। अब जिंक डिपॉजिट हो रहा है और कॉपर डिसॉल्व हो रहा है, होना क्या चाहिए था, जिंक डिसॉल्व होना चाहिए था, कॉपर डिपॉजिट हो रहा था। भैया ये स्लाइड बनती है आज की दूसरे नंबर की स्लाइड नहीं, दूसरे नंबर का क्वेश्चन 2025 के लिए। नॉर्मल मैंने आगे बातें बताई हैं आप लोगों को कि एक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेल दो हाफ सेल से रिएक्शन से बना होता है, Zn2 प्लस जा रहा है, Cu2 प्लस Cu जा रहा है। इस तरह से एक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। जहां रिडक्शन होता है वो रिडक्शन हाफ सेल, जहां ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है। ठीक, इसके बाद एक नई बात बताई है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है पूरे सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक, जनरली क्या होता है, ऑक्सीडेशन वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, रिडक्शन वाले का रिडक्शन पोटेंशियल होता है। रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का अलग अलग होता है, परंतु हम स्टैंडर्ड क्या करते हैं, स्टैंडर्ड के लिए हम, ये होता है ई नॉट आरपी, ये होता है ई नॉट ओपी, मतलब ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसी को हम माइनस करके क्या कर देते हैं, आरपी लिख देते हैं, क्योंकि हमने आरपी को स्टैंडर्ड माना होता है। दोबारा सुन लो, कोई कंफ्यूजन की जगह नहीं है। एक होता है ऑक्सीडेशन, तो उसमें जितना वर्क डन हो रहा है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एक होता है रिडक्शन, तो उसमें जितना वर्क डन हो रहा है वो होता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर में क्या चेंज हो रहा है, ई नॉट Cu2 प्लस से Cu, ध्यान से देख लीजिए, Cu2 प्लस से Cu बदल रहा है। ठीक है सर, ओके डन। सर जिंक का क्या हो रहा है बताइए, तो ये होता है इसका SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सर जिंक का क्या हो रहा है, अरे भैया जिंक का हो रहा है ई नॉट Zn से Zn2 प्लस। ठीक है, Zn से Zn2 प्लस हमें कैसा देखना है, मैं आपको बताता हूँ। Zn से अगर कोई Zn2 प्लस बन रहा है, मतलब 0 से 2 प्लस बन रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है ऑक्सीडेशन। वहां क्या हो रहा था, 2 प्लस से 0 मतलब डिक्रीज, मतलब रिडक्शन। रिडक्शन स्टैंडर्ड होता है। तो सर ये है ओपी, बट इसको हम नहीं मानेंगे। इसकी वैल्यू अगर मान लो है 0.76 वोल्ट, सर हम ये नहीं मानेंगे। तो हम क्या मानेंगे सर, सर इसको उल्टा कर दो, Zn2 प्लस स्लैश Zn, अब ये कहलाएगा इसका आरपी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस, वही सेम चीज, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, वैल्यू बस माइनस हो जाएगी, तो उसे कहेंगे उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका मतलब यहां से दो तीन बातें निकल के आ रही हैं, और ये दो तीन बातें आगे चलकर कुछ ऐसे क्वेश्चंस में कन्वर्ट होंगे जो क्वेश्चन इस बार के मोस्ट हैपनिंग क्वेश्चंस हैं। क्या है हैपनिंग क्वेश्चन, कि सर जिनके भी आगे, जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल के आगे नेगेटिव लिखा है, नेगेटिव लिखा है, सर इसका मतलब वो सब असलियत में ओपी थे, जिनको हमने आरपी में कन्वर्ट किया है। पहली चीज, पहली ऑब्जर्वेशन, आई रिपीट, सर जिसके भी आरपी के आगे नेगेटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब दरअसल वो असलियत में ओपी था, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा था, वो एक रिएक्टिव मेटल था, उसको हमने माइनस करके आरपी में कन्वर्ट किया है। पहली ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन नंबर 2, एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, मान लो एक ए मेटल है, उसका ओपी बात बता रहा हूं, ओपी, उसका ओपी है 3 वोल्ट, और बी है जिसका है 2 वोल्ट।
पर अगर मैं इसका आरपी बोलूं तो इसका आरपी क्या हो जाएगा -3, इसका आरपी -2। तो इसका मतलब अगर मैं पूछूं ए और बी में से ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन हुआ, तो याद करिए जो ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है दरअसल उसकी पॉजिटिव वैल्यू भी तो बड़ी थी ना, -3 वोल्ट बड़ी नेगेटिव है, इसका मतलब उसका पॉजिटिव भी बड़ा पॉजिटिव था। इसका मतलब सर जिसका नेगेटिव ज्यादा बड़ा, मतलब जैसे -3 वोल्ट इज ग्रेटर -2 वोल्ट, तो सर -3 वाला यहाँ पर ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा। तो ऑब्जर्वेशन 2 हमारी ये बैठती है कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उसका आरपी ज्यादा नेगेटिव होगा। ठीक है ना, मतलब अगर मैंने ये बोल दिया कि एक मेटल है जिसका -2.5 वोल्ट है आरपी और एक है जिसका -2.7 वोल्ट है आरपी, दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन हुआ, -2.7 वोल्ट वाला। ज्यादा नेगेटिव वैल्यू, जिस बड़ी वैल्यू के आगे नेगेटिव लिखा है वही दरअसल ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। ये हमारी ऑब्जर्वेशन नंबर 2 है। ऑब्जर्वेशन नंबर 3, सर जिनके आगे प्लस लिखा है प्लस, सर इसका मतलब वो नॉर्मल रिडक्शन पोटेंशियल ही थे। सर इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स का गेन ही कर रहे हैं, वो लेस रिएक्टिव मेटल है। तो अगर मैं ये कहता हूं कि एक का +1 वोल्ट है एक का +2 वोल्ट है, इसमें से ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है, तो यहां उल्टा होता है, उल्टा प्लस वालों में उल्टा होता है, जिसकी वैल्यू छोटी वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। सम कर देता हूं सारे ऑब्जर्वेशंस को, 3 मैंने ऑब्जर्वेशन बोले हैं, 3 ऑब्जर्वेशंस को मैं दोबारा बोल रहा हूं। पहली ऑब्जर्वेशन, सर जिसका नेगेटिव आरपी है, नेगेटिव स्टैंडर्ड आरपी होता है, नेगेटिव आरपी है, इसका मतलब सर वो कहीं ना कहीं ओपी था, उसको नेगेटिव आरपी में कन्वर्ट किया गया है। और हमें आरपी ही चाहिए होते हैं हर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ऑब्जर्वेशन नंबर 2, जितनी ज्यादा नेगेटिव आरपी उतना ज्यादा रिएक्टिव मेटल। ऑब्जर्वेशन नंबर 3, जिसके आगे पॉजिटिव लिखा हुआ है इसका मतलब वो लेस रिएक्टिव मेटल है, और जिसका आरपी जितना ज्यादा पॉजिटिव है वो उतना ज्यादा लेस रिएक्टिव मेटल है। 3 ऑब्जर्वेशन के साथ ये वाली स्लाइड को करते हैं अंतिम विदा। अगली वाली स्लाइड पे चलते हैं। अगली वाली स्लाइड पे वही कह रहा है कि भैया सेल पोटेंशियल क्या होता है, ई नॉट सेल होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, मतलब ई राइट माइनस ई लेफ्ट। बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पर। ठीक है, एक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। डबल डंडी का मतलब क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज के इधर लेफ्ट में होता है LOAN, मतलब लेफ्ट में जो होता है वो ऑक्सीडेशन होता है, वो एनोड होता है, वो नेगेटिव में होता है। उधर होता है इसका उल्टा R राइट, RRCP राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव। इस बात का ध्यान रखेंगे। ये डबल डंडी का मतलब है सॉल्ट ब्रिज। पहली बात, तो ये सारी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हम किसी को स्टैंडर्ड मानते हैं। किसको स्टैंडर्ड मानते हैं, हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मानते हैं। इन सारी वैल्यूज को हम लोग किसके थ्रू मेजर करते हैं, सारी वैल्यूज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के माध्यम से इनको कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए उसको कहा जाता है SHE। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मेरे ख्याल से 2017-2018 की बात है कि हमारे पेपर में आया था शी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ऐसा बकवास क्वेश्चन भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं CBSE से कि शी को एक्सप्लेन करो। तो शी में क्या होता है, शी में एक प्लैटिनम वायर होती है, ये देखो, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉड है ना, दिमाग लगाओ, हाइड्रोजन तो एक गैस होती है बॉस, हाइड्रोजन तो एक गैस होती है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉड कैसे बनाएंगे, जनरली किसी का इलेक्ट्रॉड कैसे बनाते हैं, जिंक को डिप कर दो ZnSO4 में, कॉपर को डिप कर दो कॉपर सल्फेट में, सिल्वर को डिप कर दो सिल्वर नाइट्रेट में। तो किसी भी मेटल का इलेक्ट्रॉड बनाना है तो उस मेटल को डिप कर देते हैं उसी के इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में। तो अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बनाना है तो यार हाइड्रोजन को डिप करें उसी के इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में। सर हाइड्रोजन को डिप कैसे करेंगे, हाइड्रोजन तो एक गैस है, हाइड्रोजन तो गैस है भाई साहब, हाइड्रोजन को कैसे डिप करेंगे, कोई बात नहीं, हमने हाइड्रोजन एक प्लैटिनम की वायर ले ली। हमने प्लैटिनम इसलिए लिया क्योंकि प्लैटिनम बहुत लेस रिएक्टिव मेटल है, प्लैटिनम एक बहुत लेस रिएक्टिव मेटल है, प्लैटिनम पे कोई रिएक्टिविटी नहीं होती। तो जैसे हम प्लैटिनम वायर लेते हैं और उसके अंदर हाइड्रोजन गैस छोड़ देते हैं तो प्लैटिनम वायर के आसपास हाइड्रोजन गैस जगह बना लेती है, और दरअसल हाइड्रोजन गैस ही रिएक्ट करती है, प्लैटिनम वायर रिएक्ट नहीं करती। प्लैटिनम एक नोबल मेटल है, नोबल मेटल। ठीक है, पेपर में पूछा जाएगा प्लैटिनम का यूज क्यों करते हैं हम इलेक्ट्रोड बनाने के लिए।
नोबल इलेक्ट्रोड बनाने के लिए। दो यूज बता रहा हूं आपको, दो यूज एज इट इज चिपकाने हैं। पहला, प्लैटिनम एक नोबल मेटल है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, ये सब जानते हैं। परंतु दूसरा, प्लैटिनम एक नॉन पोरस मेटल है। नॉन पोरस मेटल, नॉन पोरस मेटल मतलब प्लैटिनम किसी भी चीज को अपने अंदर नहीं जाने देता, अपने सरफेस तक रहता है। तो जो हाइड्रोजन गैस रखी है तुमने, डाली है, हाइड्रोजन गैस प्लैटिनम के अंदर नहीं चला जाएगा। नॉन पोरस, नॉन पोरस मतलब हाइड्रोजन उसको सरफेस तक ही रखेगा। ये दोनों कारणों की वजह से प्लैटिनम का इस्तेमाल किया जाता है। अरे प्रणव, वो कर यार, म्यूट कर अपने आप को। हाँ, म्यूट कर बेटा अपने आप को, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक बार हाइड्रोजन लिया जाता है और यहाँ पर एक मोलर HCl लिया जाता है, तो जाकर बन जाता है हमारा नोबल मेटल का हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम इसको कैसे असाइन करते हैं? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2H+ भी बन सकता है 2 इलेक्ट्रॉन देकर, उल्टा भी हो सकता है, 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस भी बन सकता है। मतलब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन देने की और लेने की दोनों की टेंडेंसी एकदम बराबर होती है, इसलिए E0 सेल हम हाइड्रोजन का 0.00 वोल्ट मानते हैं। और इसी के साथ कपल कर करके, कपल मतलब इसी के साथ जोड़ जोड़ के, जैसे जिंक को एक बार इसके साथ जोड़ दिया, सेल बना दिया, कॉपर को उसके साथ जोड़ दिया, सेल बना दिया, सबकी वैल्यूज जो निकली है वो इसके साथ, इसके रेफरेंस से ही निकली है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जैसे कॉपर की अगर मैं बोल रहा हूं प्लस 0.34 वोल्ट, तो क्या उसकी वो एब्सोल्यूट वैल्यू है? एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्ट वैल्यू है? नहीं, वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन से ली गई है। अगर मैं पूछूं जिंक का जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो -0.76 वोल्ट है, क्या वो इसके एब्सोल्यूट वैल्यू है? नहीं, वो प्लैटिनम शी के रेफरेंस से ली गई है, हाइड्रोजन के रेफरेंस से ली गई। इसका मतलब सारे के सारे जो वैल्यूज टेबल जो ली गई है, सारी की सारी जो रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई है, वो सब का सब शी के रेफरेंस से ली गई है, हाइड्रोजन के रेफरेंस से ली गई है। बहुत फास्ट मोड में करा रहा हूं और उसका सिर्फ एक ही रीजन है, कम समय पे ज्यादा से ज्यादा काम, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक्सटेंसिव यूज होता है किसमें? पीएच में, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में, कांस्टेंट में, थर्मोडायनेमिक, इन सबको यूज करने में। बहुत ही जबरदस्त है, सारी स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट बनाई गई है। अब आता है नर्न्स्ट इक्वेशन। नर्न्स्ट इक्वेशन ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए होता है। ईएमएफ अगर एक हाफ सेल का हो तो ये होता है, अगर पूरे एक सेल का हो, मतलब जिसमें दोनों पार्ट है, ये है, तो एक मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, या मतलब सिर्फ एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इधर मैं बता दूं Q क्या है, दोबारा बताऊं, QC है। QC का मतलब होता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों को लिया जाता है, ध्यान रहे, ठीक है ना, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों को लिया जाता है। एक और बार बता दूं, अगर मैं इन सबको सॉल्व करूं, मतलब 2.303 इंटू R इंटू टी अपॉन में F, इन सबको सॉल्व कर कर ऊपर लिखा है मैंने, क्या आ रहा है? 0.059। कई बार इसको 0.06 भी ले लेते हैं लोग, बिल्कुल सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसका अप्रोक्सीमेशन करना है। यहाँ पर एक और बात आप लोगों को बता देता हूं, क्या है, यहाँ पर ये E है और ये E0 है, इसका बहुत जरूर ध्यान रखेंगे। इसको कई बार हम E को E सेल भी कह देते हैं और उस वाले को E0 सेल भी कह देते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। ये होता है EMF और ये होता है सेल पोटेंशियल। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ये होता है E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट माइनस 0.06 अपॉन में n log QC, ये फार्मूला होता है, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया? अब एक और बात, सर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है? अरे भैया जमीन आसमान का अंतर होता है, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो सारे। ईएमएफ है और वो सेल पोटेंशियल है, क्या डिफरेंस है सर? सर ये ईएमएफ मतलब वो टाइम का पोटेंशियल जब एक सेल में करंट फ्लो नहीं करता है, जब एक सेल में करंट नहीं फ्लो करता है, इसका मतलब ये मैक्सिमम पोटेंशियल है when no current is flowing, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। और ये E0 सेल क्या है? when current is flowing, जब करंट फ्लो कर रहा है तो। क्लियर है भाई? क्लियर कट बात आ गई, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात क्या है, यहां से एक और क्वेश्चन निकलता है, क्या? आप देखो EMF जो है, ध्यान से समझना, वो रिडक्शन के, ये फार्मूला जो है यहाँ पर E0 सेल माइनस इतना log QC, QC से की जगह क्या आ सकता है? ऊपर प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट। तो इसका मतलब अगर मैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है? नहीं, रिएक्टेंट के आगे ये माइनस भी लगा हुआ है, माइनस। इसका मतलब EMF जो अब बात लिख रहा हूं, ये आज की बहुत जबरदस्त बात है, क्या?
कि EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और EMF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब रिएक्टेंट नीचे है फिर भी भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इसके आगे माइनस लिखा हुआ। इसका मतलब अगर तुम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओगे तो EMF बढ़ेगा और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओगे तो EMF घटेगा। ऐसा एक MCQ क्वेश्चन मुझे लग रहा है आ सकता है, अच्छी प्रोबेबिलिटी दिख रही है, यहाँ से एक अच्छा सा क्वेश्चन बन रहा है, मुझे लग रहा है। इस तरह का क्वेश्चन आया नहीं है, बहुत कम देखा गया है, बन रहा है यहाँ का क्वेश्चन। बाकी इक्विलिब्रियम के समय आपको पता ही है ई नॉट सेल कितना हो जाएगा 0.059 अपॉन में लॉग केसी। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम के समय में हमारी इक्वेशन क्या थी, जल्दी से बताओ जरा। इक्वेशन थी ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, ये बोलते हैं यस ना, यस, माइनस 0.059 अपॉन में एन लॉग क्यूसी था। एट इक्विलिब्रियम होता क्या है, इक्विलिब्रियम के समय ई सेल जीरो हो जाता है, ईएमएफ जीरो हो जाता है और QC कांस्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम के समय जितना प्रोडक्ट जा रहा है उतना ही रिएक्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट हो जाता है। तो इन दोनों चीजों को पार कर दूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में एन लॉग केसी। ये जब चीज इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, अब डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी, क्या फार्मूला है डेल्टा जी का, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ध्यान रखिएगा ये ई नॉट सेल है, ई नॉट सेल मतलब वही ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट वाला। ठीक है, अब यहाँ पे सुनिए, मैं बहुत एक अच्छी बात बताऊंगा और यहाँ पे मैं अगला लिखूंगा 2025, मतलब आज की शाम का तीसरा क्वेश्चन, मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा क्वेश्चन, जहां पे मैं 2025 लिखूंगा श्योर श्योर। पहले समझ लीजिए क्या कह रहा है। समझना ये है कि ये ई नॉट सेल को पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव होगा तभी डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। क्योंकि खुद सोचो, अगर ये नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा जी पॉजिटिव, मतलब वो सेल नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब एक सेल स्पॉन्टेनियस हो, एक सेल अपने आप काम करे, इसके लिए जरूरी है ई नॉट सेल पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहां से एक बड़ी अच्छी बात बन रही है, ई नॉट सेल नेगेटिव कब होगा, व्हेन ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा। ये आपको ध्यान करना है। तो जब भी आप ई नॉट सेल निकालें मेरे प्यारे बच्चों, आप इस तरह से निकालने, कई बार बच्चों को ध्यान में नहीं रहता, दो दे देते हैं Ag प्लस और Ag, कॉपर और कॉपर प्लस, दोनों के अलग अलग वैल्यू दे देते हैं, हमें किसमें से किसको माइनस करना है पता नहीं लगता। तो एक इजी ट्रिक है भैया, माइनस करके हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, आएगा ही आएगा पॉजिटिव, क्योंकि सेल को स्पॉन्टेनियस बनाना है। कुछ एक कंडीशन पे वो सेल नॉन स्पॉन्टेनियस आएगा, वो एक्सेप्शन है, अदरवाइज हमेशा ई नॉट सेल पॉजिटिव आएगा। तो आप जब ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट करें, इस तरह से देख ले कि वो माइनस करके प्लस ही वैल्यू आ रही है, प्लस नहीं आ रही तो आपने कुछ गलत किया है। और इसके बाद यहां लिख रहे हैं हम दोबारा क्वेश्चन नंबर 3 2025। यहां से मुझे एक बहुत कड़ी इंट्यूशन है, यहां से क्वेश्चन आएगा। नोट जो लिखा है ना मैंने यहां से, क्या, इट मे बी रिमेंबर्ड दैट ई सेल इज इंटेंसिव। यार इंटेंसिव कौन होता है, 11th क्लास की थर्मोडायनेमिक में पढ़ा था, इंडिपेंडेंट टू द अमाउंट ऑफ सिस्टम। मतलब सिस्टम को बड़ा कर दो, सिस्टम को छोटा कर दो, ई सेल तो सेम, ई नॉट सेल तो सेम ही रहेगा। ई नॉट सेल मतलब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लो मैं कह रहा हूं एक क्वेश्चन है, ई नॉट कॉपर है प्लस 0.34 वोल्ट और उसको साथ मैंने जिंक के साथ कपल कर दिया और जिंक का है माइनस 0.76 वोल्ट। तो आप ई नॉट सेल निकालो। तो ई नॉट सेल आपने निकाल लिया, मैंने अभी भी कहा ना, आपको कुछ नहीं पता तो भी आप इसमें से इसको माइनस नहीं कर सकते क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आएगी, आप इसमें से ही इसको माइनस करेंगे। तो ये एक रफ आइडिया है भाई, आपको नहीं पता कौन लेफ्ट है कौन राइट है, सीधे क्वेश्चन देख के अटैक करो ना यार, ठीक है ना। तो सीधे 0.34 माइनस माइनस 0.76, ये आ गया 1.1 वोल्ट। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं यार, अगर तुमने Zn में बहुत बड़ा अमाउंट ले लिया, इलेक्ट्रोड बड़ा ले लिया, इन सब चीजों से फर्क पड़ेगा ही नहीं। ई नॉट सेल इंडिपेंडेंट है अमाउंट ऑफ सिस्टम, इंटेंसिव सिस्टम, इंटेंसिव।
पर डेल्टा जी क्या है? एक्सटेंसिव। डेल्टा जी मतलब अगर सिस्टम बढ़ाओगे या घटाओगे तो डेल्टा जी बढ़ेगा या घटेगा। मतलब डेल्टा जी की वैल्यू डिपेंड्स ऑन सिस्टम, डिपेंड्स ऑन सेल, डिपेंड्स ऑन सेल, सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो ये एक आज की बहुत बड़ी बात है, यहां से क्वेश्चन बन रहा है। याद रखना ई नॉट सेल इंटेंसिव है, ई नॉट सेल फर्क नहीं पड़ता सिस्टम कितना बड़ा है या सिस्टम कितना छोटा है, बट डेल्टा जी बिल्कुल फर्क पड़ता है। सेल बड़ा है, सेल छोटा है, सिस्टम बड़ा है, सिस्टम छोटा है, तो डेल्टा जी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद आप लोगों को पता ही है एक सीरीज आती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। उन सारे एलिमेंट्स को एक अरेंज किया गया है उसमें, जिसमें रिएक्टिविटी के हिसाब से अरेंज किया गया है एलिमेंट्स को, उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। और एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आ सकता है। बहुत टाइम से ये क्वेश्चन नहीं आया, बहुत टाइम से, मैं आपको बता रहा हूँ, कम से करीबन 7-8 साल हो गए पेपर में आता था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन क्या है। तो यहां से मुझे लग रहा है थियरी का 2 मार्क्स का क्वेश्चन मुझे लग रहा है यहां से आएगा। यहां पर भी मैं 2025 लिख रहा हूं और ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है जहां पे मैं लिख रहा हूं। एक थियरी का क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है, सिंपल क्वेश्चन पेपर में आता है, सिंपल, कई बार पेपर में सिंपल क्वेश्चन आता है भैया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या, उसकी एप्लीकेशन क्या, उसके यूज क्या है। तो इससे हमें ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर निकलती है। और ये जो मैंने लिखा है ना, ये पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन, कितने ही एमसीक्यू का झोल है, कितने एमसीक्यूज, हजारों एमसीक्यू जेई में, हजारों एमसीक्यू नीट में, इन सबका आंसर है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन, रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब आरपी अगर ज्यादा होगा तो ऑक्सीडेशन पावर भी ज्यादा होगी, आरपी अगर ज्यादा होगा तो रिड्यूसिंग पावर कम होगी। भैया ये तो बहुत ही जबरदस्त बात है, बहुत जबरदस्त बात है, ये बहुत जबरदस्त बात है। আমার ডিক্কি আছে, খুলতে পারবে না তো তাহলে এটা নিয়ে যাও অন্য সাইড। उसके बाद आता है कमर्शियल सेल। कमर्शियल सेल दो तरह के होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल नॉन रिचार्जेबल होते हैं, जिनको रिचार्ज नहीं कर सकते, जैसे हमारी घड़ियों में डलते हैं उसको डाल के फेंक दिया। और सेकेंडरी सेल जिनको रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे हमारी मोबाइल में डलते हैं, एक बार खत्म हो गए उसको दोबारा यूज करो, रीयूज करो। भैया यहां से भी एक क्वेश्चन बनेगा। पिछले साल मैं देखो एकदम ईमानदारी से हमेशा सच बात बोलने के उसमें, पिछले साल मैंने कहा था यहां से क्वेश्चन बनेगा, बन रहा है, और वो पिछले साल नहीं आया, ठीक है ना। तो इस साल भी मैं कहूंगा यहां से मेरा क्वेश्चन नंबर 5 2025 का बन रहा है। टोटल 6 है, 6 प्राइमरी सेल कितने हैं, 2 ड्राई सेल और मर्क्यूरी सेल, दोनों के आपको करने हैं। लेड स्टोरेज और निकैड बैटरी, ये दोनों करने हैं। इसके अलावा एक कोरोजन की रिएक्शन, रटनी है बेसिकली, ये लर्निंग है, ये लर्निंग है, ये लर्निंग है। और इसके बाद फ्यूल सेल, ठीक है। टोटल 6 आइटम है जो तुम लोगों को लर्न करनी है, लर्न करनी है। इसकी दो, इसकी दो और इसकी दो, एकदम रटा होना चाहिए। क्या क्या रटा होना चाहिए सर? बिल्कुल। कोरोजन बता रहे हो तुम, कोरोजन पूछ रहे हो? हाँ अभी कोरोजन पे आया ही नहीं, रुक जाओ। पहले तो मैं इसके आता हूँ प्राइमरी सेल के दो पर। प्राइमरी सेल दो तरह के होते हैं, ड्राई सेल और मर्क्यूरी सेल, इन पे थोड़ी सी नजर करते हैं, ठीक है। ड्राई सेल किसे कहते हैं? ड्राई सेल लेक्लांचे सेल कहते हैं। ये वही सेल है जो हमारे घड़ियों में कॉमनली यूज किया जाता है। इसमें 1.5 वोल्ट की बैटरी भी कहते हैं। देखो बारीक बातें भी बताऊंगा, नॉर्मल बातें भी बताऊंगा, ध्यान से सुनना। इसे 1.5 वोल्ट की बैटरी भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या है पूछा जाएगा, एनोड। एनोड कौन है? जिंक सिलेंडर। इसमें पूछा जाएगा कैथोड कौन है? ग्रेफाइट की रॉड। पूछा जाएगा इलेक्ट्रोड कौन है? 4 ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोड है NH4Cl प्लस ZnCl2, एकदम क्रक्स। सारी मोटी बात को मैंने इस पीपीटी में एकदम आसान करके लिखा है, सारी मोटी बातों को एकदम रखा है। एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है? Zn से Zn2 प्लस बन रहा है। कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है? ये हो रही है। प्लीज ये तो आपको लर्न करनी है। अगर ओवरऑल रिएक्शन आती है एग्जाम में लिखने के लिए तो आप ऐसे करेंगे, बड़ी सी लाइन डालेंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काट के नेट रिएक्शन नीचे लिख देंगे अगर आती है ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, यहां पर देखो कितनी बढ़िया बात मैंने लिख दी। द NH3 गैस प्रोड्यूस, जो NH3 गैस निकल रही है ये रिएक्ट्स विद ZnCl2, ये ZnCl2 के साथ रिएक्ट कर जाती है टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स टू अवॉइड बर्स्टिंग।
ये NH3 गैस बनती रहेगी बनती रहेगी बनती रहेगी, तो भैया आपका सेल फट नहीं जाएगा। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन निकाल के लाया हूं, एकदम लेटेस्ट, जो आज के 15 साल के इतिहास में नहीं आया, 2006 के बाद 19 साल के इतिहास में सीबीएसई में नहीं आया। वो है कि NH3 गैस निकलती है तो बर्स्ट क्यों नहीं होती है? 4 ऑप्शन, क्योंकि वो ZnCl2 के साथ रिएक्ट करके बनाता है कॉम्प्लेक्स। जी हाँ, कॉम्प्लेक्स बनाता है। वो कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ZnNH3 का होल 4 Cl2, ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है ना। तो दिस सेल does not work for a long time because acidic NH4Cl कोरोड कर देता है जिंक की वेसल को। तो ये एक बड़ी बात है। मैं आप लोगों को बताऊं, जो हमारे घड़ियों में लगने वाली बैटरी होती है ना, जो दुकानों में नहीं मिलती, घड़ियों में लगने वाली बैटरी AA AAA वाली होती है, वो आप लोग मत यूज करो। पड़े पड़े 2 साल 3 साल बाद अपने आप खराब हो जाएगी। तो तुम कहोगे why it is not converting that particular chemical energy into electrical energy? The reason is very quite obvious, because उसके अंदर जो अमोनियम क्लोराइड निकल रहा है, वो अमोनियम क्लोराइड उसी जिंक कंटेनर को कोरोड कर देता है। इसी की वजह से पड़े पड़े वो बैटरियां खराब हो जाती है, पड़े पड़े वो बैटरियां खराब हो जाती है विदाउट एनी यूज। परंतु अगर मैं मर्क्यूरी सेल की बात करूं, ये कौन सा मर्क्यूरी सेल है? ये वही मर्क्यूरी सेल है बेटा जो हमारे रिस्ट वॉचेस में लगते हैं। आपने देखे जिसको बटन सेल बोलते हैं, ऐसे नहीं होते छोटे से एकदम पतले से दबे हुए, बटन सेल बोलते हैं, सिल्वर कलर के, उन्हें मर्क्यूरी सेल बोलते हैं। और ये मर्क्यूरी सेल महंगे आते हैं, पता है क्यों? इसका रीजन है भाई, इसका रीजन ये है कि इसमें एक ऐसी चीज होती है जो उस वाले चीज की उसको खत्म करता है। यहाँ पर कोरोजन नहीं होता। पेपर में पूछा जाता है इसमें कोरोजन क्यों नहीं होता? इसमें कोरोजन इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पर हमने इसको अलॉइंग कर दी है। अलॉइंग किसके साथ कर दी है हमने? अलॉइंग किसके साथ कर दी है? मर्क्यूरी के साथ जिंक का अलॉय कर दिया। यहाँ पर अकेला जिंक है, यहाँ पर जिंक के साथ मर्क्यूरी है। पहला डिफरेंस, यहाँ कोरोजन नहीं होता। दूसरा डिफरेंस, यहाँ आयंस मिल रही है ना, आयंस, यहाँ आयंस नहीं मिलते। एक तो ZnO मिलता है और एक सिल्वर मिलता है, कोई आयंस नहीं मिल रहे। ये OH अगर तुम कह रहे हो मिल रहा है, अबे OH माइनस से कैंसिल हो गया। तो इसको जैसे 1.5 वोल्ट की बैटरी कहते हैं, इधर 1.35 वोल्ट है, और यहाँ पर इसको 1.35 वोल्ट बैटरी कहते हैं। मैचिंग भी आ सकती है। मैचिंग मतलब जैसे आ सकता है, यहाँ पर लिखा आ सकता है कि हियरिंग एड्स में कौन सा सेल लगता है, ठीक है ना। ऐसा आ सकता है कि ट्रांजिस्टर में कौन सा सेल लग सकता है, वॉल क्लॉक में कौन सा सेल लग सकता है। तो यू हैव टू नियरली मैच इट अप कि कौन किसके साथ है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात निकाल के आप लोगों के लिए लाया हूं, वो ये है कि रिमेन्स कांस्टेंट, इसकी वोल्टेज कांस्टेंट रहती है। ऊपर वाले की वोल्टेज फ्लक्चुएट करती है, कभी 1.5 वोल्ट, कभी 1.45 वोल्ट, उसकी फ्लक्चुएट करती है। नीचे वाले की नहीं करती। ऊपर वाले की फ्लक्चुएट क्यों करती है? क्योंकि ऊपर वाले में आयंस इन्वॉल्व है। आयंस, ध्यान से समझो, आयंस इन्वॉल्व है। कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर तो ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व इन एनी सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन चेंज ड्यूरिंग चेंज ड्राई सेल में चेंज होती है क्योंकि उसमें आयंस होते हैं, कांस्टेंट नहीं होती। तो ये एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में। अगर मैं बात करता हूँ बेटा लेड स्टोरेज बैटरी की, ये हमारे घरों में होती है, जो इन्वर्टर्स में यूज होती है। यहाँ पर लेड की प्लेट्स होती हैं एनोड में, और लेड डाइऑक्साइड की प्लेट्स होती हैं कैथोड में। इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है? H2SO4। यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। H2SO4 38% होता है। इस बात का ध्यान रखना, कितना परसेंट होता है? 38%। और मैं आप लोगों को गजब की बात बता रहा हूँ, आप लोगों को देखा है इन्वर्टर में पानी डालते हैं, इन्वर्टर में पानी डालते हैं, आप जानते हैं ना? यस, इन्वर्टर में पानी डालते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो H2SO4 है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 38% होनी चाहिए। और समय के साथ साथ जब ये गर्म होता है, ये सेल काम करता है, गर्म करता है, तो इसमें 38% H2SO4 का मतलब क्या हुआ? 62% क्या है इसमें? वाटर। तो जैसे ये गर्म होता है, वाटर का अमाउंट कम होता है और एसिड ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। एसिड 40% 42% होती है, तो वापस एसिड को 38% कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हम इसमें पानी डालते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा पानी भी एक लिमिट में डाल सकते हैं, क्योंकि पानी डालने के लिए भी एक लिमिट एरिया अवेलेबल होता है। उसके ऊपर डालते हैं तो पानी बाहर से लग जाता है। इसका मतलब वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर होता है ताकि 38% ही रहे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा नजर आ रहा है मुझे एमसीक्यू में बनता हुआ कि कितना परसेंट H2SO4 यहाँ पर होता है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है, 38%। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि इस बैटरी को जब हम चार्ज करते हैं, रिएक्शन हो जाती है रिवर्स, रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग। ये जो सारी रिएक्शंस मैंने लिखवाई है, ये सारी रिएक्शन बैटरी के डिस्चार्ज होते समय की है। जो भी आपके किताबों में रिएक्शन दी हुई है, ये सारी रिएक्शन डिस्चार्ज वाली रिएक्शन है। जब बैटरी इस्तेमाल हो रही है, जब बैटरी केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, तब की है। अगर इसका उल्टा पूछा जाए आपसे, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यही वाली रिएक्शन जो आप रट के गए थे, पहले आप कॉपी की साइड में लिखो।
पहले आप कॉपी की साइड में लिखो, सेम रिएक्शन को कॉपी की साइड में लिखो, फिर यहां पर क्या करोगे, जैसे एनोड लिखा है ना, एनोड को लिख दोगे कैथोड और कैथोड को लिख दोगे एनोड, और पूरी रिएक्शन को उल्टा कर दो, पूरी रिएक्शन को उल्टा कर दो, पूरी रिएक्शन को उल्टा कर दो। मतलब ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Pb प्लस SO4 2 माइनस, ये हो जाएगी। तो बिल्कुल लोड नहीं लेना, जब भी रिचार्जिंग की आ जाए, डिस्चार्जिंग आ जाए, हमें तो यही रिएक्शन है, हम जो ये लर्न करके गए थे। पेपर में आ जाएगा डिस्चार्जिंग का तो यही लिखना है, पेपर में अगर आ गया चार्जिंग का तो क्या करना है, यही रिएक्शन रफ में लिख देनी है, फिर इसको उल्टा कर देना है, एनोड को कैथोड बनाना है, कैथोड को एनोड बनाना है, रिएक्शन को रिवर्स कर देनी है। इसका निकैड बैटरी बताता हूँ, इसे निकैड बैटरी कहते हैं। इसमें निकल और कैडमियम का यूज हो रहा है। निकल आप लोग जानते हैं ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बिहेव एज अ नॉट, वो एनोड की तरह बिहेव करता है, और यहाँ पर कैथोड की तरह बिहेव करता है, सॉरी, और कैडमियम करता है एनोड की तरह बिहेव। इस तरह की ये दो रिएक्शंस है। इसके बाद आते हैं हम लोग फ्यूल सेल में। भाई ये फ्यूल सेल गजब का है, आप लोगों को पता होना चाहिए। फ्यूल सेल H2 और O2 का ये फ्यूल सेल सबसे पहले कहाँ यूज किया गया था, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में, और मुझे लग रहा है यहां से आ सकता है एक केस बेस्ड क्वेश्चन। हालांकि बहुत ज्यादा दामोदर केस बेस्ड क्वेश्चन का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं है, ये इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर सीबीक्यू, बट स्टिल अगर कोई सीबीक्यू आता है तो वो सीबीक्यू बनता ही इस सेल वाले पोर्शन से है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, सीबीक्यू बनेगा यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर से यहाँ से बन सकता है। तो यहाँ पे सीधे कंबशन करके बना रहे हैं, यहाँ पर O2 का यूज कर रहे हैं और H2 का यूज कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा सेल है, अगर पेपर में आता है ये क्यों अच्छा सेल है, तो इसके एडवांटेजेस आप क्या लिखेंगे, पॉल्यूशन फ्री है, कोई पॉल्यूशन नहीं करता, इट्स एफिकेसी रेट इज हाई, इसकी जो एफिशिएंसी है वो 70% है, जबकि आपके नॉर्मल जो प्लांट्स है ना, मतलब नॉर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, उसकी एफिशिएंसी 42% होती है, 40 से 42%। तो ये गजब का एफिकेसी रेट के हिसाब से करता है, लाइट इन वेट है, लंबे समय तक काम कर सकता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है भैया, हाईली कॉस्टली है, और दूसरी बात प्रॉब्लम टू होल्ड दिस फ्यूल। यार हाइड्रोजन को ना, हाइड्रोजन की एक बड़ी प्रॉब्लम है यार, हाइड्रोजन गजब का फ्यूल था पर यार हाइड्रोजन को स्टोर नहीं कर पा रहे। नहीं तो गाड़ियों में, बाइकों में अगर हाइड्रोजन डल जाती ना यार, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहती ना। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, अधिक मात्रा में मिल रहा है, परंतु हाइड्रोजन को स्टोर करना, हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करना इज वन ऑफ द मोस्ट टफ जॉब इन द वर्ल्ड। के बाद आते हैं कोरोजन में। कोरोजन क्या होता है, आपको ध्यान से मेरी बात को समझिए। कोरोजन मतलब जंग लगना, सिर्फ जंग लगना नहीं, किसी भी सरफेस का खराब होना, किसी भी सरफेस का खराब होना उसे कोरोजन कहते हैं। अब यहां से मैं एक स्पेशल चीज निकाल के लाया हूं और वो मैं आपको बोल रहा हूं और आप ध्यान से सुनेंगे। क्या है वो जबरदस्त चीज, वो जबरदस्त चीज ये है कि जब आयरन का कोरोजन होता है ना, तो आयरन के कोरोजन को स्पेशली बोला जाता है रस्टिंग। आयरन के कोरोजन का एक स्पेशल नाम दिया गया है, क्या, रस्टिंग। और एक अच्छी बात ये बोल रहा हूँ कि जब आयरन का कोरोजन किया जाता है तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की रस्ट, ब्राउन कलर के ऊपर जो रस्टिंग होती है उसका कलर पूछा जाएगा, और उसका कलर क्या है, ब्राउन कलर की रस्टिंग होती है, और उसका केमिकल कंपोजिशन पूछा जाएगा तो उसका केमिकल कंपोजिशन होता है ऑक्साइड लेयर। इसी तरह से बेटा कॉपर के ऊपर जब हम देखते हैं, हमारे घरों में जो तांबे के बर्तन होते हैं, पूजा के बर्तन होते हैं, उसके ऊपर हरे रंग की रस्टिंग होती है। यस, हरे रंग का कोरोजन होता है, उसे रस्टिंग नहीं बोलेंगे बिकॉज़ रस्टिंग इज अ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड वर्ड व्हिच इज एसोसिएटेड विद आयरन ओनली। तो उसका कोरोजन सिर्फ आयरन के लिए होता है, कॉपर के लिए नहीं होता। कॉपर के लिए वो कोरोजन कहलाएगा, और कॉपर के केस में वो ग्रीन कलर का होता है, याद रखना। कॉपर के केस में क्या होता है, वो ग्रीन कलर का। यस, कॉपर के केस में वो ग्रीन कलर का होता है। और किसकी कौन सी लेयर होती है, कार्बोनेट। एकदम नए तरह का सवाल निकाल के लाया हूं, अगर फिजिक्स की तरह पेपर बनेगा भी ना तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हर लड़ाई के लिए तैयार हैं हम, ठीक है ना। तो रस्टिंग में कौन सा होता है, रस्टिंग के लिए ऑक्साइड की लेयर होती है। और अगर बात करूं मैं किसकी, सिल्वर आर्टिकल्स, चांदी के, तो चांदी के आर्टिकल बताओ क्या होते हैं, समय के साथ काले पड़ जाते हैं, हरे नहीं होते, ब्राउन नहीं होते, चांदी के आर्टिकल क्या हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। और वो काले क्यों होते हैं बताओ, किस लेयर की वजह से, यस गुड जॉब, सल्फाइड लेयर की वजह से, Ag2S की वजह से, सल्फाइड लेयर की वजह से वो ब्लैक कलर के होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये 3 अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं।
इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, प्योर आयरन को एनोड बनाया जाता है, इम्प्योर आयरन को कैथोड बनाया जाता है। वाटर और मॉइस्चर यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। जो मॉइस्चर में H2O होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारे एयर में, ये दोनों जनरली मिलकर बनाते हैं H2CO3, इसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है। तुम्हें चैन नहीं आ रहा? यहाँ बैठो। कार्बोनिक एसिड होता है, ये वीक एसिड होता है, जो क्या देता है, H प्लस देता है। ठीक है, इस बात का ध्यान करेंगे, क्या देता है, H प्लस देता है। ठीक है, इसके बाद ये रिएक्शन आपको एज इट इज गल्प करनी है, एज इट इज गल्प करनी है भैया। ठीक है, और आखिरी जो रस्ट का फार्मूला, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रस्ट का फार्मूला क्या है। रस्ट का फार्मूला है Fe2O3.XH2। अब इसके प्रिवेंशन, इसके बचाव कैसे किए जा सकते हैं। बैरियर प्रोटेक्शन, हम सब जानते हैं बैरियर प्रोटेक्शन क्या है। बैरियर प्रोटेक्शन मतलब है कोई बैरियर लगा देना, लोहे का जंग रोकना है तो लोहे के ऊपर पेंट करो, पेंट करने से क्या होगा, एक बैरियर बन गया, बात ही खत्म। ऑयलिंग कर दो, लोहे पे जंग लग गया, ऑयल की एक बैरियर वो लगा। सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन, सेक्रीफिशियल मतलब लोहे के ऊपर एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल की कोटिंग कर दो, मतलब वो मेटल अपने आप को सेक्रीफाइस कर दे, लोहा बच जाए, यूजिंग एंटी रस्ट सोल्यूशन। बट मेरा टारगेट ये है जो तीसरे नंबर पर बैठा हुआ है, यहां से बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है। मार्क माई वर्ड, यहां से एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो सीबीएसई हो। 2025 तो लिख देता हूं। कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या भैया, कैथोडिक प्रोटेक्शन में ना अपन लोग क्या करते हैं, आयरन को कैथोड बना देते हैं। एक तरह का सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन ही है, अदर वे राउंड, दूसरी तरह से सोचो, आयरन को कैथोड बना देते हैं और इससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल को एनोड बना देते हैं। आयरन को कैथोड बना देते हैं, और याद रखो इस पूरे सेल का जनीनी कहां से शुरू हुआ था, ये पूरा सेल यहां से शुरू हुआ था। अगर मैंने आयरन को, जैसे यहाँ पे कॉपर है ना, मैंने इसी तरह से आयरन को कैथोड बना दिया, कैथोड, उधर कोई और एनोड है, तो याद करो कैथोड में डिपोजिशन हो रहा था, एनोड से लिबरेशन होता है, एनोड से लिबरेशन होता है, तो कैथोड पे डिपोजिशन होता है। तो इसी तरह से कैथोड आयरन पे डिपॉजिट होगा और आयरन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आयरन हमारा एज इट इज रहेगा। तुमने आयरन को एनोड बना दिया, कोई दूसरे मेटल को कैथोड बना दिया, सॉरी आयरन को कैथोड बना दिया, किसी दूसरे को एनोड बना दिया, जिससे आयरन के ऊपर वो मेटल डिपॉजिट हो जाएगा, आयरन एज इट इज रहेगा प्रोटेक्टेड मोड में। ये मुझे लग रहा है बहुत जबरदस्त जबरदस्त यहाँ से क्वेश्चन। कैथोडिक प्रोटेक्शन का क्वेश्चन 110% मान लो, पर हाँ ये थोड़ा सा उच्च लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको सीबीएसई के लिए नहीं कहा, सीबीएसई जेई नीट इन तीनों में से आएगा कैथोडिक प्रोटेक्शन का क्वेश्चन। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आ जाते हैं चैप्टर के पार्ट 2 में। इलेक्ट्रोलाइटिक ऑब्वियसली एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम खुद दे रहे हैं, क्या खुद हम प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, और एक ऐसी रिएक्शन को करवा रहे हैं जो नहीं होने वाली है, नहीं होने वाली रिएक्शन को हम करवा रहे हैं। जैसे NaCl हमारे घर में पड़ा है, NaCl क्या टूट रहा है Na+ और Cl- में, मेरे सामने नमक की वो रखी हुई है, क्या ये नमक टूट रहा है Na+ Cl- में? मेरा जवाब है नहीं सर। पर इसको अगर मुझे तोड़ने का मतलब ये रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही है, ये रिएक्शन एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि इसका डेल्टा G गिव्स मी एनर्जी पॉजिटिव है। तो भैया इस रिएक्शन को कैसे करवानी है, इस रिएक्शन को हमें करवानी है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो दोस रिएक्शंस, दोस केमिकल रिएक्शन व्हिच आर नॉट विजिबल बाय देयर ओन, व्हिच आर पॉजिटिव गिव्स me energy, they can be conducted with the help of electricity. Yes, this is the type of cell we are talking about, electrolytic cell. यही है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। और इलेक्ट्रोलाइसिस टोटल कितने तरह का होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कौन मुझे बताएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस कितने तरह के होते हैं, मैंने आपको कितने तरह के करवाया। इलेक्ट्रोलाइसिस कितनी चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में लिसिस मतलब तोड़ना। इलेक्ट्रोलिसिस किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे और इलेक्ट्रोलाइट पर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट इन दोनों पे डिपेंड करता है, इन दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरह से तीन तरह के इलेक्ट्रोलिसिस होते हैं। तीन तरह से कौन कौन से होते हैं, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड, जब भी मैं इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलता हूं, आज की क्लास मैंने बताया था प्लैटिनम ही होगा इनर्ट इलेक्ट्रोड, मैंने लिख दिया यहाँ पर प्लैटिनम इज अ वेरी गुड इनर्ट इलेक्ट्रोड ड्यू टू इट्स इनर्टनेस, पहली बात, और इट इज आल्सो अ गुड एड्सॉर्बेंट फॉर गैस, एड्सॉर्बेंट अच्छा है गैस का, नॉन पोरस है, अंदर नहीं जाने देता, सिर्फ ऊपर ऊपर तक रखता है। इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लस मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट,
और यहां पर इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लस एक्वस इलेक्ट्रोलाइट, यहां पर एक्टिव इलेक्ट्रोड। ये तीनों तरह के इलेक्ट्रोलिसिस हैं, मैंने कॉपी में डिटेल में करवा रखा है। आप लोगों को एक और बात बताता हूँ, जो सैंपल पेपर का रुझान मैं देख रहा हूँ ना, मतलब जिस तरह की हवा देख रहा हूँ उस तरह की हवा से यहां से सबसे कम आता हुआ नजर आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से सबसे कम आता नजर आ रहा है। बट यार प्लीज आप इसको हल्के में मत लीजिए, मुझे भी लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट कि सबसे कम यही आएगा। बट तब भी पता है जो सीबीएसई है ना यार बॉस, ये किसी की सगी नहीं है, ठीक है ना, पलटवार करती है, किसी भी तरह की कुछ भी चीजें पूछती है, तो अपने आप को तैयार रखना जरूरी है, तीनों तरह के इलेक्ट्रोलिसिस को तैयार रखना जरूरी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मैंने आप लोगों को एक टेबल बना दी है ताकि ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, सारे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट को एक ही जगह पे डाल दिया है कि हम लोग सारे पॉसिबल इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट को देख सके कि NaCl का करेंगे तो क्या मिलेगा, Cl2 मिलेगा, H2 मिलेगा। और मेरे रडार में अगर आप पूछो सर आप एक बता दो यार, तो मैं बताऊंगा 7वां, जिसपे दाव खेलूंगा 7वां, मैं खेलूंगा दाव 7वें पे। H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस, डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस है, पेपर में कहेगा प्लेटिनम के साथ, तो क्या मिलेगा भैया, एनोड पे मिलेगा। हमेशा याद कर लेना, एक बड़ा ट्रिक बता रहा हूँ, सारे के सारे जो पॉजिटिव वाले होते हैं ना, जो वो जैसे H+, जैसे कोई भी टूटेगा, जैसे NaCl कैसे टूटेगा बताओ, Na+ और Cl-, तो Na+ ही जाएगा कैथोड पे, तो कैथोड पे सारे पॉजिटिव वाले मेटल मिलते हैं और सारे नॉन मेटल मिलते हैं तुम्हें एनोड पर। तो H2SO4 में तुम समझ जाओ, एक तो होगा H2 और एक होगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मिलेगा तुम्हें एनोड पर और कैथोड पे मिलेगा हाइड्रोजन गैस। मैं आपको बता रहा हूँ MCQ का अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, अच्छा क्वेश्चन। और मुझसे अगर एक चीज पूछोगे तो मेरा दिल तो भाई कह रहा है H2SO4 कह रहा है, ऐसे AgNO3 भी आ सकता है, पर मेरा दिल तब भी H2SO4 कह रहा है बार बार, ठीक है। एक और बात बता देता हूँ, एक्वस NaCl को क्या बोलते हैं, कोई बच्चा बताएगा? इसका एक नाम भी है, तो पेपर में ना नाम भी आ सकता है इसका, क्या बोलते हैं इसको? यस यस, इसको ब्राइन कहते हैं। तो ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है, इसके लिए भी तैयार रहें। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस। गैल्वेनिक सेल वो होता है भैया जिसमें तुम इलेक्ट्रिसिटी निकाल रहे हो, केमिकल रिएक्शन दे रहे हो, इसमें इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो और केमिकल रिएक्शन निकाल रहे हो। बाकी पढ़ लेना, मेन इसमें ये है कि रिएक्शन वो नॉन स्पॉन्टेनियस वाले लेते हो, उसमें नॉन स्पॉन्टेनियस, ऑब्वियसली इसमें तुम्हें केमिकल रिएक्शन करवानी है तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस वाले लेते हो, इसमें वो लेते हो जो स्पॉन्टेनियस हो। एक और बात बहुत अच्छी बता रहा हूं, ये टेबल बड़ी चुन के लाया हूं आपके सामने, जो ये बनाई है ना स्लाइड्स, एकदम हल्का काम नहीं करा मैंने, ठीक है ना। तो स्लाइड्स बहुत ध्यान रखना। बहुत बच्चा सोचता है कैथोड पॉजिटिव एनोड नेगेटिव, जी हाँ यही होता है, क्योंकि हमने लोन शब्द आपको याद करवाया है। लेफ्ट में होता है ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है एनोड, और एनोड होता है नेगेटिव। तो आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल सही है, बट बेटा सही है गैल्वेनिक सेल के लिए, याद रखना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए मामला पलट जाता है, रिवर्स हो जाता है, रिवर्स रिवर्स। यहाँ पर एनोड होता है पॉजिटिव और कैथोड होता है नेगेटिव, रिवर्स हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से मिल पा रहा है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन, एक चीज जो नहीं देखते लोग, मेजर कैसे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो आती है गैल्वेनिक सेल से, कोलोमीटर से करते हैं, उसमें पोटेंशियोमीटर से करते हैं। और एक और चीज जो मुझे लग रहा है आ सकती है वो है एप्लीकेशन, यूज, इसका बैटरीज में होता है और उसका प्योरिफिकेशन में होता है, ठीक है। इसके बाद फैराडे के दो लॉ हैं इलेक्ट्रोलिसिस में। फैराडे के दो लॉ कौन कौन से हैं बॉस? एक है कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, इसका मतलब एक सेल को जितना ज्यादा चार्ज दोगे वो सेल उतना वर्क डन ज्यादा करेगी, जितना इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा दोगे उतना ज्यादा वो वर्क डन करेगी। दोबारा बता देता हूं, एक सेल का वर्क डन, ये फैराडे के लॉज हैं, दो लॉज हैं। पहला, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे ज्यादा वर्क डन करेगा, ठीक है। यहाँ पर W का मतलब वर्क डन है, वर्क डन।
और वर्क डन का मतलब ही, एक इलेक्ट्रोलिसिस सेल का वर्क डन क्या होता है कि कितना मास डिपॉजिट हो रहा है, और अगर गैस है तो कितनी गैस इवॉल्व हो रही है। तो ये तीनों का मतलब एक ही है। अगर पूछे कितना गैस इवॉल्व कर रहा है, कितना मास डिपॉजिट हो रहा है, कितना वर्क डन हो रहा है, कितना वर्क डन हो रहा है, कितना मास डिपॉजिट हो रहा है, कितनी गैस इवॉल्व हो रही है, कितनी गैस लिबरेट हो रही है, सभी का मतलब एक ही है, वो है इलेक्ट्रोलिसिस सेल के द्वारा किया गया वर्क डन। और फाइनल इसका क्या फार्मूला बनता है? फाइनल फार्मूला बनता है W इज इक्वल्स टू MIT अपॉन में NF। सुन लो अच्छी तरह से, M का मतलब एटॉमिक मास है, जिसकी बात कर रहा है उसका मास आएगा बस। जैसे ZnSO4 में Zn की बात कर रहा है तो सिर्फ Zn का मास आएगा, पूरे ZnSO4 का मास मत लिख देना। फिर I का मतलब करंट है, T का मतलब टाइम है, टाइम, और टाइम यहाँ पर सेकेंड्स में होना चाहिए। N का मतलब N फैक्टर है, कितने इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। F का मतलब फैराडे कांस्टेंट है, फैराडे मतलब 96500 कूलम। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है कि अगर दो सेल सीरीज में कनेक्टेड है, दो सेल अगर सीरीज में कनेक्टेड है, तो अगर करंट बढ़ाओगे तो दोनों में वर्क डन ज्यादा होगा, पर उनके वर्क डन का रेशो, उनके वर्क डन का रेशो W1 अपॉन में W2 उनके इक्विवेलेंट मासेस के रेशो के बराबर होगा। भैया लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं। मैं आपको कह रहा हूं हवा का रुख इसकी तरफ नहीं है, नहीं है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरफ हवा का रुख बिल्कुल नहीं है, परंतु फिर भी आपको करना है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है, इसको हम ओवरलुक नहीं कर सकते। ठीक है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास होता है एटॉमिक मास अपॉन में एटॉमिक मास ऑफ ए अपॉन में एन फैक्टर ऑफ ए, एटॉमिक मास ऑफ बी अपॉन में एन फैक्टर ऑफ बी। ठीक है। के बाद आते हैं पार्ट 3 पर। ये है थर्ड पार्ट इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, जिसमें कुछ फार्मूले हैं। क्या है फार्मूले? सबसे पहले कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? जी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लीज ध्यान रखना, गिब्स फ्री एनर्जी वाला जी अलग है, ये जी अलग है, वो हमेशा डेल्टा जी आएगा, वो अकेला जी कभी नहीं आएगा, और ये कभी डेल्टा जी नहीं आएगा। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे, वो गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी है, और ये है कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या आएगा? 1 अपॉन आर, रेजिस्टेंस का उल्टा इसकी यूनिट आएगी सीमेंस। ठीक है। दूसरा स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, सॉरी रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस करने की जरूरत नहीं है, रेजिस्टिविटी रो से दिखाई जाती है, रो से, और उसका फार्मूला क्या है? रो इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल। तीसरा सेल कांस्टेंट किससे दिखाया जाता है? जी स्टार से। सेल कांस्टेंट किससे दिखाया जाता है? जी स्टार से दिखाया जाता है। जी स्टार का फार्मूला क्या होता है? एल बाय ए। एल मतलब क्या होता है? एल मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस, और ए मतलब होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है। तो भैया ऊपर वाले की यूनिट है सेंटीमीटर में, नीचे वाले की यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो एक से एक कट जाएगा, तो इसकी यूनिट है सेंटीमीटर इनवर्स, ध्यान रखना। के बाद आ जाते हैं मेन पर, कंडक्टिविटी पर, जैसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, जैसे कापा से डिनोट करते हैं। कापा का फार्मूला है 1 अपॉन रो, तो यहां से कापा का फार्मूला क्या बनता है? 1 अपॉन रो मतलब रो का उल्टा कर दो, रो का उल्टा मतलब रो क्या था? आर ए बाय एल, इसका उल्टा कर दो एल बाय आर ए, तो इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। तो 1 अपॉन आर क्या होता है? कंडक्टेंस, और एल अपॉन ए होता है सेल कांस्टेंट। तो यहां से निकलता है आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, कापा इज इक्वल्स टू जी इंटू जी स्टार। ये आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कापा इज इक्वल्स टू जी इंटू जी स्टार। कापा मतलब क्या होता है? कंडक्टिविटी, दोबारा बता दूं, कंडक्टिविटी। जी मतलब होता है 1 अपॉन आर, मतलब कंडक्टेंस, और जी स्टार का मतलब सेल कांस्टेंट। इसकी यूनिट क्या होती है? सीमन मीटर इनवर्स या सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। आप प्रेफर करेंगे सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर कभी सीमन मीटर इनवर्स आ गया, सीमन मीटर इनवर्स मतलब सीमन पर मीटर होता है, अगर आ गया तो आप इसको ऐसे करके ना 100 से डिवाइड करके सीमन सेंटीमीटर में कर लेंगे। दोबारा बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट चेक, रिपीट, हम इसमें सीमन पर सेंटीमीटर को ही लेके चलेंगे। तो अगर सीमन पर मीटर आ गया, सीमन मीटर इनवर्स आ गया, तो उसको हम सीमन डिवाइडेड बाय 100 सीएम कर देंगे, उसको 100 से डिवाइड करके सीमन पर सेंटीमीटर में कर लेंगे। इसका मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या है? मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला है
कंडक्टिविटी बाय सी इंटू 1000। बार बार बोल रहा हूँ, सी मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन। यहाँ पर कंसंट्रेशन का मतलब ही होता है मोलारिटी। कंसंट्रेशन और मोलारिटी दोनों इक्वल है। इनकी यूनिट्स अलग गजब इंपॉर्टेंट है। क्या आएगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अलग से यूनिट कर लेना भैया, पिछले सालों का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, यूनिट तो आएगी ही आएगी, यूनिट जरूर आएगी। पता है अगला, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। तो याद रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की सीधी लाइन होती है और वीक इलेक्ट्रोलाइट का ऐसा होता है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और यहां मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 2025 का, यहां लिख रहा हूं आज का 5वां क्वेश्चन 2025 में जो आपके पेपर में छपने वाला है, जो वीरवार को पेपर आएगा उसमें ये क्वेश्चन छपा हुआ होगा। एक लिखा होगा ए, एक लिखा होगा बी, और पूछेगा कि बताओ कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एक तरह का तो ये क्वेश्चन है। जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन आएगी ए, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगी, जो कर्व होगी वो बी, या जो कुछ भी होगी वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का होगा। पहला क्वेश्चन तो ये है। या दूसरा क्वेश्चन बता देगा, कहेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, स्ट्रॉन्ग में ऐसा क्यों हो रहा है, स्ट्रॉन्ग में डिक्रीज इसलिए हो रहा है, मैंने पूरा लिख दिया। विद डाइल्यूशन द इंटरआयनिक फोर्स आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज। डाइल्यूशन के साथ साथ इंटरआयनिक फोर्स डिक्रीज होते हैं, इसलिए वो बढ़ता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में इतना ज्यादा झुकाव क्यों आता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं करते, पूरी तरह से नहीं टूटते। पूरी तरह से नहीं टूटते तो पार्शियल टूटते हैं। तो जो अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल है ना, वो यहाँ पर रोल प्ले करते हैं। तो अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल का यहाँ पे एक बड़ा फैक्टर रहता है, इसलिए इतना कर्व रहता है। अब आता है सर तीसरे तरह का क्वेश्चन। सर तीसरे तरह का क्वेश्चन क्या है, यस, तीसरे तरह का क्वेश्चन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं ये इसको पीछे करके काट रहा है प्रॉपर, मतलब ये पीछे जा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, और यहां पर आकर हम पूरा तो नहीं कटता, हम उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलिएट, थोड़ा सा पीछे मिला देता हूं तो ये पीछे कट जाता है। तो इसका मतलब ये केसीएल की मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं जा सकता, इसे हम कहेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो भैया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम निकाल देते हैं ग्राफिकली। कैसे ग्राफिकली निकालते हैं, दरअसल ये ग्राफ ऐसे बनता है, मैं आपको बताऊं, इस तरह से। हम इसको थोड़ा सा पीछे मिला देते हैं, तो यहां पर इसको कह देते हैं मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या फिर इसे कहेंगे हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब जब इनफाइनाइट डाइल्यूट हो चुका है सॉल्यूशन, तब उस मोमेंट पर इसकी कंडक्टिविटी इतनी होगी। ठीक है बॉस। पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्वेश्चन नंबर तीसरा, इस ग्राफ से तीसरे तरह का क्वेश्चन, सर वीक इलेक्ट्रोलाइट का ना, इसको मैं आगे मिला रहा हूं ना, अबे यार ये तो मिल ही नहीं रहा सर, ये तो इसके पैरेलल जा रहा है सर, ये तो पैरेलल जा रहा है सर, क्या करूं, ये तो कभी कट ही नहीं हो रहा, मिल ही नहीं रहा। तो ग्राफिकली हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते ग्राफिकली। तो अगर पूछा जाए किसका नहीं निकाल सकते ग्राफिकली, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये इसके एक समय के बाद ये पैरेलल बन जाता है वाई एक्सिस के। तो क्या करे क्या करे क्या करे, तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था कॉलरश। कॉलरश सामने में रास्ता दिखाया, उन्होंने कहा कि भैया टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इस समय पर हम अगर किसी की कंडक्टिविटी निकालेंगे तो वो कंडक्टिविटी कैटायन और एनायन का सम करके निकलेगा। मतलब अगर NaCl की बात हो रही है तो NaCl क्या होगा, कंडक्टिविटी जनरेटेड बाय Na प्लस कंडक्टिविटी जनरेटेड बाय Cl माइनस। अगर कहूं MgCl2 की क्या होगी, कंडक्टिविटी जनरेटेड बाय Mg2 प्लस, और Cl 2 है तो ट्वाइस कंडक्टिविटी जनरेटेड बाय Cl। NaCl के केस में ये आ गया और MgCl2 के केस में ये आ गया। और एक और चीज बड़ी परेशान करती है यार बच्चों को, मैंने देखा यार, AC क्या होता है, एसीटेट, कंफ्यूज मत हो जाना यार, एसीटेट को CH3COO माइनस कहते हैं। तो अगर पेपर में आ जाए ना HAC, तो टेंशन नहीं लेने का, ये टूटेगा H प्लस और AC माइनस में। अगर पेपर में आ जाए NaAC, तो टेंशन नहीं लेने का, या फिर CH3COONA, तो ये एक ही बात है, ये पूरा AC है और ये Na है। तो ये कैसे टूटेगा, Na प्लस और AC माइनस में। तो हम अगर पेपर में ये आ जाए तो इसको AC भी लिख सकते हैं, अपने को कम वो करने के लिए। इसके बाद दो बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये एक तो अल्फा का फार्मूला आ गया, लैम्डा m अपॉन में लैम्डा m नॉट, ये फार्मूला आ गया, और एक Kc डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फार्मूला C अल्फा स्क्वायर। नीचे 1 माइनस अल्फा को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो Kc का फार्मूला आ जाता है C अल्फा स्क्वायर। ठीक है,
इन्हीं सारी चीजों से हमारा मिलके बनता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत वास्ट चैप्टर है यार, कॉन्टिन्यूसली 1.25 घंटे से बोल रहा हूँ, एक सेकंड नहीं रुका तब जाके खत्म हुआ है। अगर आप ईमानदारी से इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं, जो आपको पढ़ना चाहिए, यू नेवर नो, फिजिक्स के पेपर के बाद मैं आपको बताऊं, आपको ना दिमाग लगा देना है, पूरे घोड़े दौड़ा देने हैं दिमाग के भाई, पेपर को अच्छा करना है, यही है एक लौता ऑप्शन हमारे पास, और दूसरा ऑप्शन है नहीं। आइए क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। कोई सेलेक्ट करके जो मैंने आपको क्वेश्चन निकाले हैं इस बार के ट्रेंड के, वो मैं आप लोगों से कराऊंगा। आप लोगों की एनसीईआरटी का सवाल सामने दिख रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल। इसका एक मैं बड़ा शॉर्टकट बता रहा हूं, इसका ई सेल निकालना है, जब भी हाइड्रोजन का निकालना है ना, हाइड्रोजन का, तो फॉर हाइड्रोजन ओनली मैंने निकाला है -0.059 इंटू पीएच। ये फार्मूला हमेशा रॉक्स, ये फार्मूला काम करेगा, ठीक है। तो इधर क्या है, -0.059 इंटू में, अरे ये प्रिया के नाम से किसने लॉग इन किया है अभी अभी है? अच्छा, अरे प्रगति बहुत जल्दी कर लिया बेटा, वाह बहुत बढ़िया है, नींद खुल गई बहुत जल्दी तुम्हारी। यहाँ पीएच 10 है, तो -0.59 वोल्ट, एक सेकंड के अंदर सवाल हो गया। अगर यहाँ कहता 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाता, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है। ये बढ़ते हैं, इसे क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द ईएमएफ सेल। एनसीईआरटी के, ये मैंने कुछ एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चन निकाले हैं जो अच्छे हैं, फिर अलग से एमसीक्यू पे जाऊंगा। कह रहा है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल, वही बहुत बड़ी बात है, ई सेल निकाल लो। ई सेल क्या होगा, ई नॉट सेल -0.059 अपॉन में एन लॉग क्यूसी। क्यूसी क्या होता है, क्यूसी होता है प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। ऐसा करना है पेपर में जैसा मैं बोल रहा हूँ। ई नॉट सेल कितना दे रखा है, 1.05 -0.06 ले सकते हो। इधर कितने इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, Ni कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2+। आपको पेपर में लिखना है पहले, Ni बनता है Ni2+ और 2 इलेक्ट्रॉन देता है, फिर Ag2+ बन रहा है Ag, तो 2 Ag+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर कर Ag बन रहे हैं, ठीक है। ये है OHC, ये है RHC, फिर ठीक है N कितना है 2। इतना करने के लिए सीबीएसई 3 मार्क के क्वेश्चन में ये बच्चा लिखता ही नहीं, 1 मार्क देती है। तो जो बच्चा कहता है ना पूरा सवाल करके आए हैं, पूरा सवाल कर, वाकई में पूरा सवाल सही करके आते हो, फिर भी 2 नंबर मिलते हैं। भैया 1 मार्क तो हाफ सेल रिएक्शन के लिखने के, अगर ये 3 मार्क का है तो 1 नंबर का आएगा, अगर ये 2 मार्क का है तो हाफ सेल रिएक्शन लिखने का कोई नंबर नहीं है। तो ये मैंडेटरी आ गया। पेपर में सीबीएसई ना खेलना होता है दिमाग से, तब जाके बात बनती है। तो अपॉन में n कितना है 2 लॉग प्रोडक्ट कौन से हैं, प्रोडक्ट है बॉस ये दोनों, प्रोडक्ट है ये दोनों, इन दोनों में जो जिसमें आयन नहीं है वो नहीं लेना होता। आई रिपीट, जिसमें आयंस नहीं है, जिसमें कोई चार्ज नहीं है, उसका एक्टिव मास 1 होता है, वो नहीं लेना होता। सिर्फ बचा Ni2+, ऊपर लिखा Ni2+, अपॉन में ये इधर ये नहीं लिखना क्योंकि इसका फिक्स है, तो Ag+ और उसकी पावर आ जाती है 2, ठीक है। अब अगले स्टेप में 1.05 -0.03 हो गया, ये तो लॉग इनकी वैल्यू दे रखी है, Ni2+ की 0.16 और इसकी 0.002। मैं दोबारा बता रहा हूं, किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर एक लॉग की वैल्यू वो पेपर में देगा, आपको अपने एफर्ट्स नहीं लगाने। फिर इतना सॉल्व कर कर बच्चा आंसर लिख देता है, फिर भी आधा नंबर कट जाते हैं क्योंकि वो नहीं लिखता वोल्ट्स। यूनिट इज नेसेसरी, यूनिट इज नेसेसरी, यूनिट नहीं लिखने के हाफ मार्क्स कट जाते हैं, याद रखना है। हैंगट चाबो सर मर बे देखना हमारे काय काज पड़ा। फिर ये क्वेश्चन कह रहा है द सेल हैज द फॉलोइंग रिएक्शन। ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं मैं, ठीक है। तब तक मैं पानी पी लेता हूं और ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे, और आपका समय शुरू होता है अब। चल स्टार्ट।
भाई कितना आया? सबसे पहले क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सीधे गिब्स फ्री एनर्जी की बात हो रही है तो टेंशन ही नहीं लेनी, रिएक्शन नहीं लिखनी, कुछ नहीं लिखनी, सीधे डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अच्छा, कई बच्चे बहुत समझदार होते हैं, वो पता क्या करते हैं, यहाँ पे ई सेल निकाल लेते हैं पहले। ई सेल, अरे नहीं निकालना यार ई सेल, सीधे ये निकालना है। माइनस एन कितना है ये देखो, ध्यान से पता ही लग रहा है, ये 3 प्लस से 2 प्लस हो रहा है, एक चेंज हो रहा है पर 2 बना हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 आई माइनस से 0, 2 इलेक्ट्रॉन तो 2। F96500 ई नॉट सेल कितना दे रखा है, प्लस 0.36। अब इसको सॉल्व करके जो भी आ रहा है ना, यहां पर भी मैं बता रहा हूं आप लोगों को एक अच्छी बात, ध्यान से सुनिएगा मेरी। 2 इंटू 96500 इंटू 0.236 आ रहा है 45,548 जूल। आप कभी भी इसको यहां पे नहीं छोड़ेंगे, आप हमेशा इसको किलो जूल में कैलकुलेट करेंगे, प्लीज ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, आपको किलो जूल में ही आंसर छोड़ना है। इसके बाद कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है केसी, बट अब पेपर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना नहीं आता, मैं आपको कह रहा हूं 2025 में आएगा लॉग केसी निकालना। ये आपका बन रहा है क्वेश्चन नंबर 7वां 2025 का, आपको लॉग केसी निकलवाएगा, केसी नहीं लॉग केसी निकलवाएगा। अब आपको क्या फार्मूला पता है, अभी भी मैंने बताया, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.059 अपॉन में एन लॉग केसी। यस, तो ई नॉट सेल कितना है 0.236, ये 0.06 लिख सकता हूं, एन कितना है 2 लॉग केसी, तो ये 0.236 इंटू 2 अपॉन में 0.06 इज इक्वल्स टू लॉग केसी। भैया पेपर में आएगा केसी निकालना नहीं, पेपर में आएगा लॉग केसी निकालना, इस बात को ध्यान रखना। अगला सवाल आप लोगों के सामने है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल इज 1.1 वोल्ट, कैलकुलेट द गिब्स फ्री एनर्जी। सीधे सवाल है, डेल्टा जी निकाल देंगे। वाह मजा आ रहा है इस सवाल पे, इस सवाल पे आया मजा, ध्यान से देखो, ये सवाल आता है एक बढ़िया क्वेश्चन। अगर पेपर थोड़ा सा भी टफ बनता है ना, तो ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले बता दूं, ये तो कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ नहीं है, सब बेकार की बात, ये सब तो देखना ही नहीं, इसमें से बस एक इलेक्ट्रॉन देना, अरे इलेक्ट्रॉन दो है भाई, बस हमारा काम बन गया। कह रहा है एट pH2 इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होगा, एट pH2 पे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ई नॉट सेल निकालना है, ई सेल निकालना है, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में एन लॉग 1 अपॉन में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि H प्लस के आगे क्या लिखा हुआ है 2H प्लस लिखा हुआ है ना, यहाँ पे बच्चे गलत कर देते हैं, जो भी उसके आगे लिखा होता है वो उसकी पावर बन जाती है, याद रखिएगा। पीछे क्वेश्चन में क्या था, एजी, तो यहाँ पर एजी की स्क्वायर करी थी हमने, याद रखना है यहाँ पर स्क्वायर, क्योंकि एजी के आगे था 2, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, पीएच 2 है, तो हमने एक फार्मूला कल भी बताया है पीएच का माइनस लॉग H प्लस बताया हम लोगों ने, फिर pH इज इक्वल्स टू, और इसका मैंने ये भी बताया कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, हाँ भाई कल क्या बताया था याद है ना, 10 की पावर माइनस pH, कल केमिकल काइनेटिक में फार्मूला बताया था मैंने, ठीक है ना, ये फार्मूला बताया। यहाँ पे वो वाला फार्मूला मत लगा देना, आज का पहला वाला, ये वाला नहीं कर सकते, क्योंकि ये हाइड्रोजन के लिए ही एप्लीकेबल है, ओनली फॉर H2 हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है 10 की पावर माइनस 2, बस ई नॉट सेल की जगह वैल्यू डाल दो 1.3 माइनस 0.06 अपॉन में 2 लॉग 1 अपॉन में 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर, सॉल्व कर दो, आंसर डन हो गया भाई, डन हो गया बॉस, ठीक है। चलो इधर ये क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा क्वेश्चन, या क्वेश्चन ध्यान से देखो, पहले ऊपर वाला कह रहा है which of the following solution KCl will have the highest molar conductivity। मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला होता है कंडक्टिविटी अपॉन में C अपॉन में 1000, इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन का कैसा रिलेशन है बच्चों, बोलो इनवर्स, कोई बड़ी बात नहीं है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 8 बन रहा है 2025 का, मैं आपको बताऊं बहुत अच्छा क्वेश्चन,
कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है भाई, सिंपल सी बात है। इतना सिंपल जो लॉजिक लग रहा है, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट लग रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ग्रेटर द कंसंट्रेशन लेसर द मोलर कंडक्टिविटी विल बी, हेंस इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाई? बिकॉज़ ऑप्शन ए की कंसंट्रेशन सबसे कम है 0.01, इसका मतलब यहां पर मोलर कंडक्टिविटी बनती है सबसे ज्यादा। अगला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बताया आ सकता है, डाइल्यूट एक्वस सोडियम फ्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। सोडियम फ्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, एक में बनेगा Na और एक में बनेगा F2। तो एनोड और कैथोड पूछ रहा है, देखो कितना, मैंने ये बताया था एनोड पे मिलता है कौन, नॉन मेटल, और कैथोड पे कौन मिलता है, मेटल। तो इसका मतलब आंसर है F2 और Na। अरे मेरी बात है, पर यहाँ पे आता है क्वेश्चन में ट्विस्ट, क्योंकि यहाँ पर एक्वस है। एक्वस मतलब इसके साथ H2O भी है, और हम जानते हैं Na और F के मुकाबले H और O ज्यादा इजीली इलेक्ट्रोलाइज होते हैं। तो कहानी में ट्विस्ट आ गया O2 और H2 से, क्योंकि O याद रखना, F के मुकाबले O और Na के मुकाबले H, ये दोनों आसानी से हो जाते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन पे देखो कितना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है फॉर द गैल्वेनिक सेल इतना द सेल पोटेंशियल इंक्रीज। सेल पोटेंशियल कब बढ़ेगा, मैंने आज बता दिया है तुम्हें सेल पोटेंशियल कब बढ़ेगा। सेल पोटेंशियल कब बढ़ेगा, याद कर लो, सबसे पहला जो मैंने बताया था फार्मूला, ई सेल इज इक्वल्स टू, ऊपर आएगा ऑक्सीडेशन, ओ सॉरी, ऊपर आएगा प्रोडक्ट, नीचे आएगा रिएक्टेंट। प्रोडक्ट मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होता है, रिएक्टेंट मतलब जिसका रिडक्शन होता है। तो अगर रिडक्शन वाले की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओगे तो ई सेल बढ़ेगा डायरेक्टली, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। और अगर ऑक्सीडेशन वाले को घटाओगे तो ये बढ़ेगा। ऑक्सीडेशन यहां क्या हो रहा है, जिंक। तो कह रहा है जिंक को अगर बढ़ाओगे, ना 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 ना, कॉपर को कह रहा है घटाओगे, बढ़ाओगे, यस, कॉपर को बढ़ाओगे तो ई सेल भी बढ़ेगा। ये आंसर। दोबारा देखो जिस बच्चों को, अरे नीचे होने से क्या होता है, मैंने बताया, तुम लोगों ने सुना नहीं। इसके आगे होता है ई नॉट सेल माइनस लॉग, माइनस है, माइनस मतलब जो नीचे है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाता है। यही तो गेम है। अगर ये नॉर्मल होता तो मैं इतनी डिटेल में बताता, सोच दोबारा क्यों बताता। ये नीचे है, नीचे वाला तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा भाई, बच्चा बच्चा जानता है। पर क्योंकि ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में एन लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन में रिडक्शन है, ये है। तो नीचे वाला फिर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्यों, क्योंकि इसके आगे लगा हुआ है माइनस। तो नीचे वाला बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ऊपर वाला जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलो भाई ये क्वेश्चन करके दिखाओ। आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, जो सबसे पहले करेगा हैंड रेस करेगा, ठीक है। अरे भाई किसी से नहीं हुआ क्या, क्या स्टेटस चल रहा है। रोहित से हुआ, और क्यों आता पढ़ने में।
गुड रोहित और गुड पलक। अच्छा इवान्या का भी हो गया, गुड गुड गुड। प्रिया का भी हो गया, चलो अब तो उसका हो ही रहा है। अच्छा सुनो मेरी बात, मेरे ख्याल से आप लोगों को अब मैं ना इसके बाद करीबन 15 और सवाल हैं, 15 और क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, यहाँ पे दिए ही हुए हैं, मैं आप लोगों को स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। हम काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, हम 1.5-2 घंटा हो गया, थोड़ा सा एक रिलैक्स करके करेंगे तो चीजें जल्दी होंगी मेरे हिसाब से। तो मैं आज की क्लास अभी यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये लोग आप क्वेश्चंस अभी करिएगा डेफिनेटली, और इनमें से अगर कुछ नहीं आएगा तो हम लोग इसको